Hello students, in today's lecture on nuclei, we shall have discussion on radioactivity. Radioactivity, it is nothing but a phenomena which was accidentally discovered by A.H. Becquerel. A.H. Becquerel नाम के वैज्ञानिक थे बेटा, A.H. Becquerel. A.H. Becquerel साहब ने A.H. Becquerel इन्होंने 1896 में A.H. Becquerel, जिनका पूरा नाम था एंटनी हेनरी बैकरल, एंटनी हेनरी बैकरल ने 1896 में एक्सीडेंटली रेडियोएक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था कि जब वो एक कोई कंपाउंड था उनके पास, कंपाउंड के ऊपर वो एक विजिबल लाइट गिरा रहे थे। विजिबल लाइट गिरा करके विजिबल लाइट गिरा करके और स्टडी कर रहे थे किसकी, फिनोमेना ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस इन फिनोमिनाज की स्टडी कर रहे थे। कौन? एंटनी हेनरी बैकरल। कब? 1896 में। कंपाउंड के ऊपर विजिबल लाइट गिरा करके फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस इन फिनोमिनाज की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी कंपाउंड में, जैसे यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट की बात करें, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, एक्सीडेंटली कोई उनका ऐसा मतलब इरादा नहीं था कि इस फिनोमिना को डिस्कवर किया जाए। उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का एक कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड को रेप कर दिया, किसके अंदर, लपेट करके रखा एक ब्लैक पेपर में। इसको ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके रखा, ब्लैक पेपर के अंदर लपेट करके रख दिया यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को। अपनी वो लैब में काम कर रहे थे। जब लैब में काम करते समय उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक ब्लैक काले कागज के अंदर लपेट करके रेप करके रखा और इस काले कागज को उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया था, फोटोग्राफिक प्लेट पर। और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑलरेडी एक एल्युमिनियम का पीस सिल्वर का पीस रखा हुआ था। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑलरेडी एक सिल्वर का, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक फॉइल रखा हुआ था, सिल्वर का पीस रखा हुआ था। तो कुछ समय के बाद में जब उन्होंने इस यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उठाया, भाई ये सब वो अचानक, ऐसा कोई इरादा उनका नहीं था कि उनको जो है ये फिनोमेना डिस्कवर करना था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1896 में एंटनी हेनरी बैकरल ने अपनी लैब के अंदर जब वो ये फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस की स्टडी कर रहे थे, कंपाउंड पर विजिबल लाइट गिरा करके देख रहे थे और इन फिनोमिनाज की स्टडी की रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक क्या हुआ, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक काले कागज के अंदर, काले पेपर के अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके लपेट करके रख दिया, किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। और एक्सीडेंटली वहां पर एक बीच में सिल्वर फॉइल भी पड़ा हुआ था, सिल्वर का पीस पड़ा हुआ था। तो कुछ घंटों के बाद जब उनको जरूरत पड़ी यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के सैंपल की, तो उन्होंने उसको हटाया। और जब कुछ घंटों के बाद में जब उसको हटाया तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो गई है। और फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप होने का मतलब है कि उस पर ब्लैकिश कलर आ गया है। क्या आ गया है? ब्लैकिश कलर आ गया है। इससे उन्होंने डिस्कवर किया, इससे उन्होंने पता लगाया कि कुछ ना कुछ इस यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के सैंपल से कुछ ना कुछ बाहर आया है, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैक कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि जो भी कुछ बाहर आया है उसने ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया है। ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके और सिल्वर को पेनिट्रेट करके वो फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप कर दिया है। क्या उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना
एंटोनी हेनरी बैकरल ने 1896 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये फिनोमेना डिस्कवर करना है। वो तो अपनी लैब में फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस की स्टडी कर रहे थे। फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस की स्टडी करने के लिए उन्होंने कंपाउंड्स के ऊपर विजिबल लाइट गिरा करके देख रहे थे, और उन्होंने अचानक यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को एक ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके, बाउंड करके, लपेट करके एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया। और फोटोग्राफिक प्लेट और इस यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का जो सैंपल था, जिसको ब्लैक पेपर में उन्होंने रेप किया था, लपेटा था, उन दोनों के बीच में सिल्वर का एक पीस पड़ा हुआ था। और कुछ घंटों के बाद में जब उसको यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट की जरूरत पड़ी, तो जब वो उसको उठा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो गई है। और फोटोग्राफिक प्लेट, जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर डेवलपमेंट देखा तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस सैंपल से, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट से ऐसा कुछ रेडिएशन बाहर आया है, कुछ ना कुछ बाहर आया है जो कि इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट कर दिया है। ना केवल ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया है, सिल्वर को भी पेनिट्रेट करके वो फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच गया है। इस तरीके से एक्सीडेंटली अचानक उन्होंने रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना यहाँ से डिस्कवर किया। यहाँ पर फाइनली उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो भी यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट से बाहर आ रहा है वो कुछ और नहीं, रेडिएशंस हैं, रेडियो एक्टिव डीके हैं, जो कि इससे कंटिन्यूअसली एमिट हो रहे हैं। स्पॉन्टेनियसली एमिशन इनका हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है किसका, रेडिएशंस का, किसी हैवी एलिमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देखिए, ये तो एक बात हुई कि कैसे एंटोनी हेनरी बैकरल ने एक्सीडेंटली 1896 में रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को डिस्कवर किया। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मास नंबर, यदि हम मान के चले 120 से ज्यादा मास नंबर के जो न्यूक्लियाई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं, आप सब जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, लार्ज होता है। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। हैवी न्यूक्लियाई का मतलब है जिनका मास नंबर 120 से ज्यादा है। उनका ऐसे हैवी न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन्स का नंबर है, वो प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से प्रोटॉन के बीच में, जब प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है, जो लगने वाला प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और ये रिपल्सिव फोर्स जो प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, ये न्यूक्लियर फोर्स को बैडली अफेक्ट करेगा। ये किसको बैडली अफेक्ट करेगा, ये बैडली अफेक्ट करेगा, किसको प्रभावित करेगा, ये बैडली अफेक्ट करेगा न्यूक्लियर फोर्स को। यानी न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ इसके कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कारण, रिपल्सिव फोर्स जो कि किसके बीच में लग रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उसमें प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, और प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने के कारण, प्रोटॉन्स की संख्या लार्ज होने के कारण प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स का अमाउंट बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ रिपल्सिव फोर्स का अमाउंट जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इसका मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, वो हैवी न्यूक्लियाई इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, अनस्टेबल बन जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि जब ज्यादा नंबर में प्रोटॉन्स होंगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, और उस वजह से न्यूक्लियर फोर्स जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जब यहाँ पर बुरी तरीके से प्रभावित होगा तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा, और क्यों डिक्रीज होगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से डिक्रीज होगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब डिक्रीज होगी तो आप जानते हैं तो उस केस में वो न्यूक्लियाई कैसा हो जाएगा, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी तो उस केस में वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएगा। क्योंकि कम बाइंडिंग एनर्जी होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जब कम बाइंडिंग एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं रह पाती है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी
तो मैंने यहाँ पर अभी तक आपको ये बताया है कि कैसे हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एक्सीडेंटली एंटोनी हेनरी बैकरल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना डिस्कवर किया। एक बार फिर से देख लीजिए, एंटोनी हेनरी बैकरल ने 1896 में कंपाउंड के ऊपर विजिबल लाइट गिरा करके वो जब अपनी लैब में फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस फिनोमिना की स्टडी कर रहे थे तो अचानक उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के सैंपल को एक ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके यानी लपेट करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया और इन दोनों के बीच में एक सिल्वर का पीस पड़ा हुआ था। कुछ घंटों के बाद में जब उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उठाया तो देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्लैकिश कलर आ गया है, फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो गई है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट जो सैंपल है इससे स्पॉन्टेनियसली यानी खुद से ही कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है और वो जो बाहर आ रहा है उसने ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया है, सिल्वर को भी पेनिट्रेट किया है और कहां पहुंच गया है, फोटोग्राफिक प्लेट पर। इसलिए ब्लैक कलर डेवलप हुआ है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इस तरीके से इस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन को एंटनी हेनरी बैकरल ने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी, जो कि डिस्कवर किया गया 1896 में और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनकी ये जो कपल थे पियरे क्यूरी, बाद में पियरे क्यूरी जो कपल थे पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, इन्होंने भी इसको सेम फिनोमेना को कंफर्म किया था कुछ महीनों के बाद में। जो एंटनी हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था बेटा 1896 में जो एंटनी हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था उसको कुछ ही महीनों के बाद में जो पियरे क्यूरी थे, पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों एक ही लैब में काम करते थे और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने इस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को एंटोनी हेनरी बैकरल के द्वारा डिस्कवर किए जाने के कुछ ही महीनों के बाद में इसको क्या किया, कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है वो डिस्कवर हुआ। अब देखिए कैसे कोई भी न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करता है खुद से। कोई भी न्यूक्लियाई रेडिएशन खुद से तब एमिट करेगा जब वो अनस्टेबल होगा। अब देखिए आप कि कैसे न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कैसे हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनमें प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। प्रोटॉन्स की संख्या लार्ज होने के कारण प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है वो जो है डोमिनेट होने लगता है, वो ज्यादा प्रभावी होने लगता है और वो न्यूक्लियर फोर्स को रिड्यूस करने लगता है। न्यूक्लियर फोर्स बैडली अफेक्ट होता है, बुरी तरह प्रभावित होता है किससे, इस रिपल्सिव फोर्स से। और इस न्यूक्लियर फोर्स के डिक्रीज होने से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है न्यूक्लियंस की वो डिक्रीज होती है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है तो वो जो हैवी न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जब भी कोई न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है तो उससे स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस का एमिशन होता है। दिस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और जो जैसे ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्पॉन्टेनियसली यानी खुद से ही रेडिएशंस का जो एमिशन होता है, इस स्पॉन्टेनियस एमिशन, कौन सा एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कहां से हो रहे हैं ये रेडिएशंस के स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा है क्योंकि ये अनस्टेबल है। जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, इसको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कह सकते हो आप, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कह सकते हो, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कह सकते हो, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कह सकते हो। तो इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशंस का स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है, इस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज नथिंग बट रेडियो एक्टिविटी। और जो ये रेडिएशंस, जो ये एमिशन हो रहा है, इसे हम दूसरा शब्द और नाम देते हैं डीके, स्पॉन्टेनियस डीके। इसे हम एमिशन को डीके भी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ स्पॉन्टेनियस, हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस
डीके ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कहें या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहें या रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहें, एक ही बात है। तो किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस का स्पॉन्टेनियस डीके, यानी खुद से ही उसका अमाउंट कम होना, क्योंकि जब उससे रेडिएशन एमिट होगा तो उसका अमाउंट कम होता चला जाएगा, है या नहीं। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशंस का, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जिन एलिमेंट से, जिन सब्सटेंस से, जिन मटेरियल से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है रेडिएशंस का, जिनका स्पॉन्टेनियस डीके होता है, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई रेडियो एक्टिविटी की। और ये मैंने आपको बताया कि कैसे एंटनी हेनरी बैकरल ने कैसे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर किया, और बाद में कुछ ही महीनों के बाद में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने भी इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को क्या किया, सपोर्ट किया, यानी कंफर्म किया एक तरह से। दोबारा से उन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया और उन्होंने भी रिसर्च में वही पाया जो एंटनी हेनरी बैकरल ने पाया। तो इस तरीके से ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर हुआ। और आपको यहां से ये भी समझ में आया होगा कि कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है किसी न्यूक्लियाई का अनस्टेबल होना। और न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है। और ये कब डिक्रीज होती है, जब न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है। और ये कब डिक्रीज होता है, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट होने लगता है, बढ़ने लगता है। और ये कब बढ़ता है, ये जब बढ़ेगा तब जब प्रोटॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा किस में होता है, हैवी न्यूक्लियाई में। तो हैवी न्यूक्लियाई का जनरली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो ये जो बातें बेटा मैंने बोली, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। यहां से आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस undergoes a decay is called radioactivity। या तो इतना लिख दें, फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर लिखें ए न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डीके इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। The element or substance which shows this phenomena are called radioactive element or radioactive substance, and the decay is called radioactive decay। जो decay होता है उसे हम radioactive decay कहते हैं। Radioactivity was discovered accidentally by Anthony Henry Becquerel, और शॉर्ट में कह सकते हैं A.H. Becquerel, in 1996 while studying the fluorescence and phosphorescence of compounds irradiated with visible light। जब कंपाउंड्स के ऊपर विजिबल लाइट गिरा करके फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस को स्टडी कर रहे थे, कौन, A.H. बैकरल, एंटनी हेनरी बैकरल। कब, 1896 में। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना आफ्टर इलिमिनेटिंग सम पीसेज ऑफ यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट विद विजिबल लाइट। जब यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उन्होंने एक्सीडेंटली लैब के अंदर एक ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके रखा, और उन्होंने उनको कहां पर रख दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जो कि किससे सेपरेटेड थे, पीस ऑफ सिल्वर से सेपरेटेड थे। ठीक है, और कुछ ही घंटों के बाद में उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो डेवलप हो गई। इससे ये पता लगा कि जो ब्लैकनिंग सरफेस हुआ है, ब्लैक इस कलर आया है फोटोग्राफिक प्लेट पर, तो वो किसके कारण आया है, विच हैव बीन एमिटेड बाय द कंपाउंड एंड वाज एबल टू पेनिट्रेट बोथ ब्लैक पेपर एंड सिल्वर। जो कि ब्लैक पेपर और सिल्वर को पेनिट्रेट करके, पार करके फोटोग्राफिक प्लेट पर आ गया है। और कहां से आया है ये आया है उस कंपाउंड से, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट से, जिसको आपने ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके रखा था। तो ये था रेडियो एक्टिविटी, जिसको बाद में मैंने आपको बताया मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो कि हस्बैंड थे, और मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी जो कि वाइफ थी, दोनों कपल थे। और इन्होंने जो है इस रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना को दोबारा से डिस्कवर किया, और इन्होंने कंफर्म भी किया कुछ ही महीनों के बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना डिस्कवर हुआ। अच्छा, जो रेडिएशंस बाहर आते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई से ये जो रेडिएशंस बाहर आते हैं, इनको हम रेडियो एक्टिव फोटॉन्स कह सकते हो, आप इनको रेडिएशंस कह सकते हो, या फिर आप नाम दे सकते हैं बैकरल रेज।
इनको वैकरल रेज भी कहते हैं बेटा। जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं, जो रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं उनको हम वैकरल रेज भी कह सकते हैं। वैकरल, AH वैकरल के सम्मान में इनको वैकरल रेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव डीके की बात करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके की यदि हम बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। फर्दर बीटा डीके 2 टाइप का होता है, अल्फा डीके सिंगल टाइप है, बीटा डीके जो है 2 टाइप का होता है। फर्दर एक होता है नेगेटिव बीटा डीके, बी के इस पावर में नेगेटिव लगा दिया तो ये नेगेटिव बीटा डीके कहलाता है। और एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके, एक होता है पॉजिटिव बीटा डीके। तो इस तरीके से बीटा डीके 2 टाइप का होता है। इन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा डीके की। अल्फा डीके क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। अल्फा डीके यानी जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, एक ऐसा सैंपल जिससे अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है, उन्हें हम अल्फा डीके कहते हैं। जैसे कि अल्फा डीके पर जाने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। अल्फा डीके पर हम बाद में चलेंगे। जैसे ये रेडियम का सैंपल एक लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ है। मान लीजिए एक लेड की कैविटी है, ये एक लेड कैविटी है, लेड कैविटी, लेड ब्लॉक कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसके अंदर ये रखा हुआ है रेडियम सैंपल। क्या रखा हुआ है? रेडियम सैंपल, रेडियम सैंपल रखा है। इस रेडियम सैंपल से जो है रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली बाहर आ रहे हैं। और यहां पर अपोजिट चार्ज की 2 प्लेट्स रख दी थी, यहां पर 2 अपोजिट चार्ज की, इसको नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के पास। इस तरीके से 2 प्लेट किस तरीके से रखी गई? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा गया। क्या रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये बात आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट किया गया। और यहाँ पर था लेड ब्लॉक के अंदर एक रेडियम का सैंपल, जो कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। तो इससे देखा कि जो रेडिएशंस बाहर आ रहे थे स्पॉन्टेनियसली, कुछ रेडिएशंस तो सीधे जा रहे थे और कुछ रेडिएशंस जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे थे, और कुछ रेडिएशंस जो है अल्फा पार्टिकल, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे। कुछ रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे, कुछ रेडिएशंस जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे थे, और कुछ सीधे जा रहे थे। ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ रेडिएशंस जा रहे थे उनके पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्शन के कारण वो उधर जा रहे हैं। और ये जो रेडिएशंस जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस होंगे, क्योंकि ये अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और ये जो रेडिएशंस हैं जो सीधे जा रहे हैं बिना किसी तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ये न्यूट्रल रेडिएशंस होंगे। न्यूट्रल रेडिएशंस को हम गामा रेडिएशंस कहते हैं, गामा रेडिएशंस। और वे रेडिएशंस जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हुए वो अल्फा रेडिएशंस कहलाते हैं, और वे रेडिएशंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गए वो बीटा रेडिएशंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बीटा रेडिएशंस कहलाते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को यदि आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करें, यदि इसी तरीके से एक लेड ब्लॉक ले लें और लेड ब्लॉक के अंदर ये रेडियम रख दें, ये रेडियम है लेड ब्लॉक के अंदर, ये भी लेड ब्लॉक है और ये भी लेड ब्लॉक था। अब लेकिन यहां पर क्या चेंज करें? यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। ये मान लीजिए एक मैग्नेट रख दिया यू शेप का, इस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आप क्रिएट करेंगे तब भी यहां से रेडिएशंस बाहर जाएंगे, और कुछ रेडिएशंस तो सीधे चले जाएंगे, कुछ रेडिएशंस जो है इस तरफ जाएंगे, और कुछ रेडिएशंस जो है इस तरफ जाएंगे। इस तरीके से जो बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं वो अल्फा रेडिएशंस, जो छोटे रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे ये फाइनली सर्कुलर पाथ में जाएंगे बेटा, ये फाइनली सर्कुलर पाथ में जाते हैं। तो जो बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल, जो कम रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं वो बीटा पार्टिकल, और जो बिना किसी डेविएशन के सीधे जा रहे हैं वो गामा रेडिएशंस होते हैं। तो इस तरीके से ये अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप के रेडिएशंस हैं। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस हैं, डीके हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखिए अल्फा डीके की मैं बात करूं, अल्फा डीके का मतलब क्या होता है।
अल्फा डीके का मतलब है कि ये जैसे कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है एक्स, कोई एलिमेंट है और इसका मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड। ठीक है, जब इसका अल्फा डीके होगा ये पेरेंट न्यूक्लियाई कहलाता है। जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो जो न्यूक्लियाई मिलेगा इस पेरेंट न्यूक्लियाई से वो डॉटर न्यूक्लियाई होगा। ये डॉटर न्यूक्लियाई है, मान लीजिए ये वाई डॉटर न्यूक्लियाई बना और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद बना तो जेड तो हो जाएगा Z-2 क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा और मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा, मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा डीके जिसमें एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाता है, यानी जिस डीके में अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, जिस डीके में अल्फा पार्टिकल का डीके हो रहा है उसे हम अल्फा डीके कहते हैं। और इसमें कुछ एनर्जी भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है जिसे हम क्यू कहते हैं। क्यू मतलब क्यू वैल्यू। यदि इस इक्वेशन का क्यू वैल्यू निकालें, देखिए ये तो कहलाया अल्फा डीके, ये 2He4 कौन है, अल्फा पार्टिकल है। तो जिस किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से यदि अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो वो अल्फा डीके कहलाता है। अल्फा पार्टिकल के डीके होने के कारण, अल्फा डीके के कारण, आप जानते हैं अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल का डीके होगा किसी न्यूक्लियाई से तो उस न्यूक्लियाई से का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा और जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा और उस पेरेंट न्यूक्लियाई से, इसे कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और उससे मिला हमें ये डॉटर न्यूक्लियाई। कुछ एमिट होने के बाद में जो न्यूक्लियाई बना, नया न्यूक्लियाई ये जो बन रहा है एमिशन के बाद में, इसे हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये क्या कहलाता है, डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या कहलाता है, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये बात आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाता है और मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाता है और ये एनर्जी रिलीज होती है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्यू वैल्यू, कैलकुलेट क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए, क्यू वैल्यू यदि आपको चाहिए तो क्यू का जो वैल्यू होगा मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई में से मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वाई और मास ऑफ जो पार्टिकल एमिट हो रहा है उसका। यदि ये सब हम माइनस कर दें, डॉटर न्यूक्लियाई और एमिटेड पार्टिकल का मास माइनस कर दें किससे, पेरेंट न्यूक्लियाई से, और इसको यदि हम सी स्क्वायर या फिर मैं कहूं सी स्क्वायर ना कहें तो, क्योंकि मास तो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। अब एटॉमिक मास यूनिट को सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आप जानते हैं कि क्या लिख देंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यू वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर आप जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। इसको हम कई बार 931 भी ले लेते हैं कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो ये क्यू वैल्यू है, ये क्या है, क्यू वैल्यू है, ये क्यू वैल्यू है। यदि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आता है तो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी। यदि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और क्यू वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, यदि क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, क्यू वैल्यू देखिए, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्सोथर्मिक है। दैट इज इसका एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब है क्यू वैल्यू का पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियसली, ये जो रिएक्शन है, ये जो अल्फा डीके है, इट कैन प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड हो सकती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा इसका, स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड हो सकती है ये रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी। ठीक है, यदि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आता है तो। और यदि क्यू वैल्यू नेगेटिव आता है, यदि क्यू वैल्यू नेगेटिव आता है, यदि क्यू वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, इफ क्यू इज लेस देन 0, क्यू इज नेगेटिव, और जब क्यू नेगेटिव होता है तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक का मतलब है कि जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो प्रोसीड नहीं हो सकती। कैसे प्रोसीड नहीं हो सकती, इट कैन नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन प्रोसीड
नहीं हो सकती। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है और क्यू वैल्यू निकालने के लिए देता है, तो इस तरीके से आप पेरेंट न्यूक्लियाई के मास में से डॉटर न्यूक्लियाई और एमिटेड पार्टिकल का मास माइनस कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्यू वैल्यू आपको मिलेगा। यदि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड नहीं होगा, और क्यू वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो जाएगा, और यदि क्यू वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यू वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब एंडोथर्मिक और क्यू वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब एक्सोथर्मिक होता है। ये बात भी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन में आता है चेक वेदर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, या कहेगा चेक वेदर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज प्रोसीडिंग स्पॉन्टेनियसली और नॉट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इसके ऊपर आएंगे उसे हमें करना है। तो ये था अल्फा डीके। अल्फा डीके में मैंने आपको बताया कि यदि अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो जो मास नंबर है वो तो 4 से रिड्यूस हो जाता है, चेंज हो जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाता है। आपने देखा था जब भी अल्फा पार्टिकल का डीके होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा और मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का डीके होने के समय, और एनर्जी रिलीज होगा। तो ये बात हुई अल्फा पार्टिकल की। यहाँ पर आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की बात जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए अल्फा पार्टिकल्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अल्फा पार्टिकल किस तरफ जाते हैं, अल्फा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये बड़े रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज की यदि हम बात करें अल्फा पार्टिकल के चार्ज की, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है +2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, ये भी बात आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। प्रोटॉन्स के मास का 4 टाइम्स होता है कौन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है किसका, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की, वो लो होती है। लो पेनिट्रेटिंग पावर, छेदने की, यानी किसी भी सीट को छेद करके पार चले जाना, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है लो होती है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स की लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जबकि इसकी आयोनाइजिंग पावर हाई होती है। हाई आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर इसकी हाई होती है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स जो है इनकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, और जो पेनिट्रेशन पावर है वो लो होती है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की बीटा और गामा से, जबकि पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि अल्फा पार्टिकल कैन कॉज स्किन वॉन्ड्स, स्किन के ऊपर गिरा दिए जाए अल्फा पार्टिकल तो चमड़ी जल जाती है, इससे स्किन जल सकती है, ठीक है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो जाता है। अल्फा पार्टिकल्स जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हुई प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की, और अल्फा डीके के बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड जो डीके है वो है बीटा डीके। सेकंड कौन सा है, बीटा डीके। बीटा डीके फर्दर 2 टाइप का होता है, ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन से टाइप होता है बीटा डीके का, नेगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके। तो बीटा डीके 2 टाइप का हो सकता है, नंबर 1 नेगेटिव बीटा डीके एंड नंबर 2 पॉजिटिव बीटा डीके। तो पहले मैं बात करूंगा नेगेटिव बीटा डीके। नेगेटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके एक ऐसा बीटा डीके है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। जैसे ये एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है।
जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये चार्ज इसका -1 होता है, ठीक है, और मास नंबर इसका 0 है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और एटॉमिक नंबर -1 है। जब इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होगा, किससे, इस पेरेंट न्यूक्लियाई से, इस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, Y एक डॉटर न्यूक्लियाई है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो रिड्यूस होने के बजाय 1 से इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है तो साथ में एक पार्टिकल और एमिट होता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, म्यू के ऊपर बार लगा हुआ है, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, और प्लस क्यू वैल्यू यानी एनर्जी रिलीज होता है। तो अब यहां पर देखें कि ये तो एंटी न्यूट्रिनो हो गया, और क्यू वैल्यू यदि इस इक्वेशन की देखूं तो क्या लिखा जाएगा इसका क्यू वैल्यू, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ एमिटेड पार्टिकल माइनस मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, है या नहीं? एंटी न्यूट्रिनो का भी मास लेना पड़ेगा इंटू सी स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। हालांकि एंटी न्यूट्रिनो का मास 0 होता है, यदि इसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, जबकि पॉजिटिव बीटा डीके में, पॉजिटिव बीटा डीके जो सेकेंड टाइप का बीटा डीके है, पॉजिटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल निकलेगा। जैसे ये एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और इससे जब पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल +1 E0, ये पॉजिट्रॉन है, कौन है ये, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और ये कौन था, इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के साथ कौन निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के साथ कौन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, प्लस क्यू वैल्यू। तो जो Y होगा डॉटर न्यूक्लियाई, उसमें देखिए Z एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस होगा, एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बीटा डीके। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बीटा डीके। पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिट्रॉन निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, और जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा तो साथ में न्यूट्रिनो निकलता है, ध्यान रखिएगा, साथ में कौन निकलता है, न्यूट्रिनो। अब जब इस इक्वेशन का क्यू वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस करें, मास ऑफ एमिटेड पार्टिकल को माइनस करें पॉजिट्रॉन, और मास ऑफ न्यूट्रिनो को माइनस करें, मास ऑफ न्यूट्रिनो को माइनस करें और मल्टीप्लाई कर दें 931.5 से, तो सीधे ये किसमें आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बीटा डीके है ये दो टाइप का होता है, नेगेटिव बीटा डीके एंड पॉजिटिव बीटा डीके, दो टाइप का ये डीके होता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है। देखिए बेटा, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनका डिटेक्शन काफी मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हालांकि आज की लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का डिटेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जब आपकी एनसीईआरटी लिखी गई थी तो उस समय ये था कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो मास होता है और जो चार्ज होता है, मास एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो 0 होता है, मास लगभग 0 होता है और चार्ज 0 होता है, इसलिए इनका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये इवन अर्थ को भी बिना किसी इंटरेक्शन के, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल इंटरेक्शन होता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, ये अर्थ को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के, इसलिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। द डिटेक्शन, क्या क्वेश्चन आता है, डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है,
क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए, नंबर 1, मास ऑफ न्यूट्रिनो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, जीरो होता है, और एंटी न्यूट्रिनो का मास भी जीरो ही होता है। यदि हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ न्यूट्रिनो ये भी जीरो होता है, चार्ज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ये भी जीरो होता है। मास और चार्ज दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। एंड हैविंग वीक इंटरेक्शन, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स, विद अदर पार्टिकल्स, ठीक है। जब दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोई इनका इंटरेक्शन ही नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल आप कहिए इसको, नेग्लिजिबल इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल्स। सो क्या होता है, ये जब इनका इंटरेक्शन ही नहीं होता दूसरे पार्टिकल्स के साथ, नेग्लिजिबल होता है, देयरफॉर द डिटेक्शन of neutrino and antineutrino is difficult, very difficult, is very difficult. They can even penetrate these particles, कौन neutrino and antineutrino even can penetrate earth without interaction, अर्थ को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका मास और चार्ज जो है नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, इसलिए इनका डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। अब बीटा पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लें। बीटा पार्टिकल्स जो है, बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है, यदि हम बीटा पार्टिकल्स की चार्ज की बात करें, बीटा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है, चार्ज की मैं यदि बात करूं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आप जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स यानी पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपोजिट होता है, यानी उनका नेगेटिव होता है तो इनका पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन्स का, बीटा पार्टिकल्स का चार्ज हो गया, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये डिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं, यस, बीटा पार्टिकल्स आर deflected by both इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये डिफ्लेक्ट होते हैं। जब भी बीटा पार्टिकल, आप जानते हैं, जब भी बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में ये कम रेडियस का सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से डेविएट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर of beta particles is more than the penetration power of alpha particles। अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर से ज्यादा होती है इनकी, और जो आयोनाइजेशन पावर है, आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज लेस, कम होती है, देन द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर से ये, इनकी आयोनाइजिंग पावर कम होती है, जबकि पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स से ज्यादा होती है, किसकी? बीटा पार्टिकल्स की। चलिए आगे बात करेंगे, गामा डीके की बात करेंगे। गामा डीके क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। गामा डीके, दोनों डीके मैंने आपको बता दिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बीटा डीके। गामा डीके की मैं बात करता हूं। गामा डीके देखिए, जो एटम होता है, कोई भी एटम होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम है,
ये एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है। जिस तरीके से एटम के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, नंबर 1। ठीक है, लाइक एटम, ये बात ध्यान रखिएगा, लाइक एटम इन न्यूक्लियस a nucleus also has discrete energy levels, also has discrete energy levels, discrete energy levels होते हैं। जैसे कि एटम के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। यानी न्यूक्लियस का अपना एक ग्राउंड स्टेट होता है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स। और ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स के बीच में आप जानते हैं एक मेटास्टेबल स्टेट होती है। ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में क्या होती है, एक मेटास्टेबल स्टेट होती है। और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। एनर्जी लेवल्स की जो डिफरेंस है, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है, और ये मेटास्टेबल स्टेट है। तो इनका जो स्पेसिंग है वो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है। ये जो स्पेसिंग है ग्राउंड और एक्साइटेड के बीच का स्पेसिंग अलग अलग होता है। ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आने के लिए आप जानते हैं एक्साइटेड में 10⁻⁸ सेकेंड ये लाइफ टाइम है। उसके बाद में जो भी पार्टिकल है उसको अपनी ग्राउंड स्टेट में आना ही होता है। ठीक है, तो जो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, देखिए गामा डीके में क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है AXZ और इस पर मैंने ये लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। किस में है, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस। स्टार का मतलब यही होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि मैं, लेकिन समझने के लिए आपको लिख देता हूं। ये स्टार का मतलब ये न्यूक्लियाई जो है इसकी एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब भी ये इसकी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का रेडिएशन यानी रेडिएशन जो है रिलीज होगा। और इस रेडिएशन को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं रेडिएशन को। इसको गामा रेडिएशन यानी फोटोन कहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ये गामा डीके मैंने आपको बताया। गामा डीके जब भी होता है तो ना तो मास नंबर में कोई चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है। अब देखिए जरा यहाँ पर गामा डीके को समझने के लिए हम मान लीजिए ये ले लेते हैं कोबाल्ट 27 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है, 60 इसका जो है मास नंबर है। जब भी इसका नेगेटिव बीटा डीके होगा कोबाल्ट का, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये इसकी मान लीजिए मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। और मेटा स्टेबल स्टेट में आने पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 28 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर जो है बढ़ जाएगा और ये निकल में आ जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल में। ठीक है, लेकिन ये स्टेट कौन सी है, मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में तो जो लाइफ टाइम है, एक्साइटेड स्टेट में तो 10⁻⁸ सेकेंड होता है। मेटा स्टेबल की बात करें तो लाइफ टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये नेगेटिव बीटा डीके से कहाँ आया, मेटा स्टेबल स्टेट में आया। अब ये डिफरेंट एनर्जी रिलीज करके, यदि ये एनर्जी रिलीज करता है कितनी, यदि ये एनर्जी रिलीज करता है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यदि एनर्जी रिलीज करता है, गामा रेडिएशन एनर्जी रिलीज करता है कितनी, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी स्थिति ये होगी, यहां तक पहुंचेगा और यहां से फिर ये फर्दर एनर्जी रिलीज करेगा। और कितनी एनर्जी रिलीज करके, ये गामा एनर्जी रिलीज करेगा अप्रोक्सीमेटली 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कहाँ जाएगा, इसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो यहां पर आकर के ये 28 निकल 60 ये ग्राउंड स्टेट इसकी होगी। तो इस तरीके से कोई भी एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस होता है
ठीक है, उसका पहले नेगेटिव बीटा डीके हुआ, तो देखिए ये मेटा स्टेबल स्टेट है, और यहां से ये जो न्यूक्लियाई है जब यहाँ पर आया तो इसके ना तो मास नंबर में चेंज हुआ है और ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ है। तो इस समय जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो रेडिएशंस एमिट होंगे, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इन रेडिएशंस की। इतना एनर्जी का रेडिएशन एमिट हो सकता है, इतना एनर्जी का रेडिएशन एमिट करते हुए ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो जो गामा डीके होता है, जो गामा डीके होता है उसमें न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है आफ्टर द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस। ये गामा रेडिएशंस को एमिट कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, गामा रेज को एमिट कर रहा है। ठीक है, ये जो है मल्टी स्टेप प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो टेक मल्टी स्टेप प्रोसेस हो गया ना। ये देखिए एक स्टेप में यहाँ आया, दूसरे स्टेप में यहाँ, तीसरे स्टेप में यहाँ आया। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है, मल्टी स्टेप भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें लिख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डीके a nucleus of excited state comes to its ground state। किसमें आ जाता है? ग्राउंड स्टेट में आ जाता है आफ्टर द स्पॉन्टेनियस एमिशन और डीके, स्पॉन्टेनियस एमिशन or decay, after the spontaneous emission or decay of gamma rays। गामा रेज का स्पॉन्टेनियस एमिशन और डीके के बाद में ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इट मे बी मल्टी स्टेप प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज it can be multi-step process, or it can take place within one step प्रोसेस भी हो सकता है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए गामा रेडिएशंस में क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, और ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो स्पॉन्टेनियसली ये गामा रेडिएशंस का एमिशन करता है, अलग अलग एनर्जी के गामा रेडिएशंस को एमिट करता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका कोई चार्ज नहीं होता है। गामा रेडिएशंस या रेज हैव नो चार्ज, कोई इनका चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। रिलेटिव रेस्ट मास इज ऑल्सो जीरो। रिलेटिव रेस्ट मास, गामा रेज को हम फोटॉन्स भी कहते हैं बेटा, फोटॉन्स भी कहते हैं। नो चार्ज एंड रिलेटिव रेस्ट मास इज जीरो। रिलेटिव रेस्ट मास भी जीरो होता है इनका। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी स्पीड है, स्पीड जो वैक्यूम के अंदर होती है, स्पीड इन वैक्यूम के अंदर यदि हम स्पीड की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड आइदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं। अब मैं यदि आयोनाइजिंग पावर की बात करूं तो आयोनाइजिंग पावर जो है, आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होती है। आयोनाइजिंग पावर यदि मैं बात करूं, आयोनाइजिंग पावर की यदि मैं बात करता हूं तो आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा अल्फा की होती है, उससे कम बीटा की, और उससे कम गामा की होती है। ये आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होती है, आयोनाइजिंग पावर। लेकिन यदि हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की, पेनिट्रेशन पावर की यदि मैं बात करूं तो पेनिट्रेशन पावर जो है सबसे कम अल्फा की होती है, बीटा की उससे ज्यादा होती है, और गामा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। अल्फा की सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा, और गामा रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ये एक बात हुई अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 13.6 है जो कि बेस्ड है
अल्फा डीके के ऊपर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मासेज, ये एटॉमिक मासेज हमें यहाँ पर दे रखे हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इनका सबका हमें एटॉमिक मास दे रखा है। हियर द सिंबल Pa इज फॉर द एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम, Z इज इक्वल टू 91 फॉर प्रोटेक्टिनियम। आप सब जानते हैं ये मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर, ऐसे ये इसका मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर आपको प्रोटॉन्स का नंबर देता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मास नंबर में से यदि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें मिल जाता है। अब इसमें दो बातें हमें सॉल्व करनी है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ यूरेनियम 238। तो सबसे पहले हम यूरेनियम 238 का अल्फा डीके कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास यूरेनियम 238 92, और इसका हमने किया अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल को इससे एमिट कर दीजिए, ये अल्फा पार्टिकल और ये क्यू वैल्यू। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आप जानते हैं कि क्या बनता है। अल्फा पार्टिकल जब इससे एमिट होगा, अल्फा पार्टिकल जब इससे एमिट होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और जो मास नंबर है वो 4 से रिड्यूस हो जाता है, यानी 90 34, यानी क्या बनेगा, थोरियम बनेगा। क्या बनेगा, थोरियम, ठीक है। तो क्यू वैल्यू यदि हम निकालें, इसकी क्यू वैल्यू निकालें, एनर्जी कितनी रिलीज होगी, यही तो है, यही एनर्जी रिलीज है, तो क्यू वैल्यू हम निकाल लें। तो क्यू वैल्यू यदि हम इसकी निकालें तो मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्यू वैल्यू आ जाएगी। तो मास ऑफ यूरेनियम कितना है, यूरेनियम का मास देखें तो हमें ये गिवन है क्वेश्चन में 05079, माइनस मास ऑफ थोरियम ये है 234.04363, और माइनस हीलियम का मास यदि देखें तो 4.00260, और 931.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली क्यू की जो वैल्यू आएगी 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये क्यू वैल्यू आती है यहाँ से, ये क्यू वैल्यू हमारी आ जाएगी, यही एनर्जी रिलीज्ड होगी। यही क्या बताएगा आपको, एनर्जी रिलीज्ड बताएगा, किसमें, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अल्फा डीके। अल्फा डीके में ये एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरीके से इस पार्ट 1 को हम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सो दैट यूरेनियम 23892 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। यूरेनियम 23892 स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन को ये एमिट नहीं कर सकता, ये हमें पता करना है। तो देखिए स्पॉन्टेनियसली ये प्रोटॉन को एमिट नहीं कर सकता है, तो ये चेक करने के लिए तो हमें देखना होगा कि क्यू वैल्यू इसकी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। यदि क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे कि ये प्रोटॉन को स्पॉन्टेनियसली एमिट नहीं कर सकता। तो देखते हैं, यदि हम 238 और 92 से एक प्रोटॉन एमिट कर देते हैं, प्रोटॉन मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन एमिट हो रहा है और ये क्यू वैल्यू है, ठीक है, और जब एक प्रोटॉन निकलेगा तो ये 91 से रिड्यूस हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर भी 1 से रिड्यूस हो जाएगा टू 237। 91 237 प्रोटेक्टिनियम का है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन बनेगा। यहां से इसकी क्यू वैल्यू जो आएगी, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। मास ऑफ यूरेनियम की बात करें तो ये हमें दे रखा है 238.05079, और प्रोटेक्टिनियम के मास की बात करें तो ये हमें दे रखा है 237.05121, और अल्फा पार्टिकल के मास की बात प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.00783, और इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब जरा इसको हम देखते हैं सॉल्व करके, क्यू वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये अंदाजा हम यहाँ से लगाते हैं। 238.05079, ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ऐड कर सकते हैं, तो 314,820,178 और 19 और 5050 और 238.050 05904
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आता है, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो Q की जो वैल्यू निकल के यहाँ पर आई, और Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 238 सेम है, इसमें से इसको माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.00, और ये आएगी 5 और 825, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख सकते हैं आप Q वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव में भी कितनी आ रही है, 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेगेटिव Q वैल्यू आने का मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोटॉन को एमिट नहीं कर सकता, कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट प्रोटॉन। यदि पॉजिटिव आता तो प्रोटॉन एमिट होता, क्योंकि तभी तो एनर्जी रिलीज होता। ठीक है, अभी तो एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये प्रोटॉन को स्पॉन्टेनियसली एमिट नहीं कर सकता। यदि आपको प्रोटॉन एमिट करना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी, कितनी, 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। किसे, इस यूरेनियम को इतनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम को देनी होगी हमें, जिससे कि इससे प्रोटॉन ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाए। तो अब यहां तो जरूरत है एनर्जी की, यदि जरूरत नहीं होती तो ये पॉजिटिव वैल्यू आता। जैसे कि आपने देखा कि यहां पर अल्फा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली एमिट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो अल्फा पार्टिकल बिना यूरेनियम को कुछ एनर्जी सप्लाई दिए स्पॉन्टेनियसली एमिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोटॉन जो है स्पॉन्टेनियसली एमिट नहीं हो सकता। स्पॉन्टेनियसली एमिट करने के लिए प्रोटॉन को किससे, यूरेनियम से हमें इतनी एनर्जी इसको यूरेनियम को सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो Q वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड नहीं हो सकती। Q वैल्यू पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड हो जाएगी। Q वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं, और पॉजिटिव आता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। तो ये आज हमने बात की अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, और हमने शुरुआत में जाना कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको कैसे डिस्कवर किया गया, क्या क्या इसमें किया गया था AH बैकरल के द्वारा, और कैसे बाद में जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो कपल थे उन्होंने इसको कंफर्म किया। ये बात आज हमने की। इससे अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी के लॉ की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, एक्टिविटी की बात करेंगे, और इसके अलावा हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।